हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ खुशबू जैन एंड आज का जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिक्वेस्टेड ये वीडियो रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि मैम आप डिपॉजिटेड रिसिप्ट पे वीडियो लाए जो हमें कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज़ करा दीजिए। ठीक है, तो जैसे कल आपके एग्ज़ाम से बट आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो प्लीज़ कोशिश करूँगी कि कम टाइम में आपका ये रिवीजन मैं करवा सकूँ। ठीक है, तो बिना कोई देर की हम डिपॉजिटेड रिसिप्ट स्टार्ट करते हैं और उसके पहले प्लीज़ थम्स अप कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो देखो, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय डिपॉजिटेड रिसिप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डिपॉजिटेड रिसिप्ट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ को नहीं ले पाता है तो वो क्या करते हैं कि इंडियन मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन की जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको वो परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का बोल सकते हैं कन्विंस ऑफ होल्डिंग फॉरेन सिक्योरिटीज़ इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो एंड थर्ड इज़ अबाउट नॉन restrictions in trading as a deposit receipts are treated as a डोमेस्टिक सिक्योरिटीज। जैसे आपको पता ही है कि ये कन्वर्जन होके आता है तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग की रिस्ट्रिक्शंस होती है बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये डिपॉजिटेड रिसिप्ट बन जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ बन जाता है, राइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, करेंसी रिस्क भी नहीं होता है तो इस वजह से लोग डिपॉजिटेड रिसिप्ट में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी क्यों इशू करती है, तो कंपनी इसलिए इशू करती है ताकि उनको एक सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाए, ग्लोबल रेपुटेशन उनकी बढ़ जाए और यहाँ पे जो शेयर होल्डर का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब बियॉन्ड द टेरिटरी, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी के। जैसे आपको पता ही है कि दो तरह के यहाँ पे टाइप होते हैं, एडीआर और जीडीआर। तो एडीआर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी इंडियन कंपनी जो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स डिपॉजिट कराती है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के साथ। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया तो आप देख सकते हो कि जैसे इंडियन कंपनी ने क्या किया, अपने कुछ शेयर्स को डोमेस्टिक बैंक में यहाँ पर डिपॉजिट करवाया। ठीक है, उसके बाद जो इशूअर इंडियन कंपनी होगी वो उसको एक ऑथोराइज करनी पड़ती है बैंक विच इज़ डेजिग्नेटेड इन द बैंक इन अमेरिका, जिसे हम लोग ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बोलेंगे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन बैंक और एक फॉरेन की बैंक। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ट्रांजेक्शन चलेगा और यहाँ पे फिर वो वाली जो फॉरेन की जो बैंक होगी वो क्या करेगी, एडीआर इशू करेगी। ठीक है, किसको करेगी, टू द इन्वेस्टर इन द अमेरिका। जो फॉरेन में इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जैसे अमेरिका बैंक अगर हमारी और डिपॉजिटरी वहाँ पे है, ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक है, तो वहाँ वो क्या करेगी, अमेरिका में वैसे एडीआर्स को इशू करेगी और फिर यहाँ पे क्या होता है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ये फ्रीली फिर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर परचेस कर सकता है और ट्रेडेड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन कंपनी यहाँ पे इजीली अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जा सकती है और वहाँ से पैसा वो कमा सकती है। आई होप आपको समझा होगा। अब एडीआर इज़ अ डॉलर डिनोमिनेटेड फॉर्म ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटेड रिसीव इन द नॉन यूएस कंपनी। अब यहाँ पे आपको यूएस की कंपनी बनने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन कंपनी इजीली क्या कर रही है, अमेरिकन मार्केट से पैसा रेस कर रही है ड्यू टू एडीआर। अब टाइप्स ऑफ एडीआर देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो लेवल होती है काफ़ी चीप होती है, ये मतलब काफ़ी कम पैसे में आप एडीआर इशू कर सकते हो, जिसे पिंक शीट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो अगर मैं बात करूँ कंप्लायंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ SEC के रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को आपको कंप्लाई करना पड़ता है। बाकी जो फुल रिपोर्टिंग है उसमें आप कम्प्लीटली एग्जम्पशंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आपको कोई फुल रिपोर्टिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ ओवर द काउंटर ही ट्रेड किया जाता है और इस OTC मार्केट को पिंक शीट भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो लेवल 2 जो होती है ये काफ़ी लिक्विडिटी होती है और इसकी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि इट एबल्स लिस्टिंग ऑफ एडीआर, मतलब ये एक से ज़्यादा स्टॉक पे ये ट्रेडेड किया जा सकता है और यहाँ पे दे हैव टू कंप्लाई विद द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट प्लस रिपोर्टिंग। पहले वाले में रिपोर्टिंग नहीं था लेकिन अब यहाँ पे रिपोर्टिंग आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में लेवल 3 की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 3 एक तरह का फ्रेश इशू होता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग की कंप्लायंस करनी पड़ती है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट फाइलिंग भी आपको करना पड़ता है। और यहाँ पे ये यहाँ पे लिस्टेड एंड अ फ्रेश कैपिटल रेजिंग इज़ अलाउड, मतलब कंपनी कैन बी लिस्टेड एंड दे कैन इशू अ फ्रेश कैपिटल। ठीक है,
वो फ्रेश इशू भी कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें उनको क्या की गई है, अलाउड की गई है। अब रूल 44A की मैं बात करूँ तो ये जो रूल है, ये रूल इज़ for privately placed for QIB and it cannot be bought on the public exchange और over counter। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ QIB के लिए किया गया है, ये पब्लिकली डोमेन में नहीं आता है, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं काफ़ी फास्ट ले रही हूँ, जो लिखा है वही आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रही हूँ। GDR की अगर बात करें तो GDR के नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इट इज़ क्रिएटेड बाय द फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड द इंडिया एंड विच इज़ ऑथोराइज बाय द कंपनी मेकिंग एन इशू ऑफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर मैं सेक्शन 41 की अगर मैं बात करूँ कंपनीज एक्ट के, तो वो कहता है कि कंपनी में आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग में इशू द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इन एनी फॉरेन कंट्री, ठीक है। अब GDR में क्या होता है कि देर आर टू थिंग्स इन दैट, मतलब GDR अगर आप इशू करते हो तो दो जगह आप एसेस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप यूरो मार्केट में भी जा सकते हो और US मार्केट में जा सकते हो। यूरो मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको उस हिसाब से कंप्लायंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब यूरोपियन पोर्शन जो होगा वो यूरोपियन पोर्शन आपके EU डायरेक्टिव से यहाँ पे कंप्लाई किया जाएगा। और US मार्केट में अगर आप जाते हो तो SEC के रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे GDR आर नेगोशिएबल एंड ट्रेडेड इन ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज एंड एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड इन $, बट नॉट कैरिंग अ वोटिंग राइट। मतलब आपको डिविडेंड तो मिलेगा डॉलर में, पर आपके पास वोटिंग राइट्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो इन्वेस्टर हैज़ ऑप्शन टू कन्वर्ट द GDR इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर कंपनी आफ्टर द कूलिंग पीरियड। आफ्टर द कूलिंग पीरियड आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ स्पॉन्सर्ड GDR वर्सेस GDR थ्रू द फ्रेश इशू। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो स्पॉन्सर्ड में तो क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं इंडियन कंपनी के, वो क्या करते हैं, अपने अपने शेयर्स को ओवरसीज मार्केट में बेच देते हैं। मतलब ये जो एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये होने के बाद क्या होता है, जो कंसर्न कंपनी होती है वो क्या करती है, वैसे शेयर्स के अगेंस्ट को GDR में इशू करती है, ठीक है। मतलब जो ये डिसइन्वेस्टमेंट करता है उस शेयर्स के अगेंस्ट में वो क्या करती है, GDR इशू किए जाते हैं और उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचा जाता है। समझ में आया। और जो भी इससे पैसा मिलेगा दैट पैसा डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स इन द प्रपोर्शन टू देयर शेयर्स सोल्ड बाय देम, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये जो स्कीम होती है ये RBI के थ्रू ही होती है ऑफकोर्स। यहाँ पे क्या होता है कि द इंडियन शेयर होल्डर हैज़ एबल टू शेयर द शेयर्स इन द ओवर मार्केट, ठीक है। ओवरसीज मार्केट में वो अपने शेयर्स को बेच पाते हैं बाय वे ऑफ ADR एंड GDR, स्पॉन्सर्ड ADR एंड GDR, ठीक है। तो इसका एक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये स्कीम का नाम था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट मैकेनिज्म स्कीम 1993। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक पैरा 4B, इसी स्कीम का जो पैरा 4B है वो ये कहता है कि इंडियन कंपनी जो होते हैं दे में स्पॉन्सर इशू ऑफ ADR GDR विद ओवरसीज डिपॉजिटरी, ये आपको पता ही है। और उसका जो प्रोसीड्स होगा वो इंडिया में आना चाहिए। मतलब उसका जो पैसा आपने कमाया होगा वो 4 महीने नहीं 1 महीने के अंदर आपको कहाँ लाना पड़ेगा, इंडिया में लाना पड़ेगा। उसके साथ जो स्पॉन्सरिंग कंपनी है उनको सारे कंप्लाई करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम गाइडलाइंस बनाई उस हिसाब से। और साथ ही साथ उसको सारी कुछ डिटेल जो इशू वो लेके आए उसकी सारी डिटेल्स उनको 30 डेज़ के अंदर अंदर RBI को दे देनी है। तो 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। 4B जो ये स्कीम का जो पैरा 4B था वो कहता है स्पॉन्सर कौन करेगा, ठीक है। उसके बाद में रिपार्टेड मतलब 1 मंथ में आ जाना चाहिए इंडिया में पैसा। कंप्लाई आपको सारे गवर्नमेंट की जो स्कीम गाइडलाइंस उस हिसाब से आपको कंप्लाई करना है। और 30 डेज़ के अंदर आपको RBI को सारी डिटेल्स फर्निश करनी है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द इशू, उसके 30 डेज़ में। अब यहाँ पे मैं बात करूँ रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग आपको जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ही आपकी स्कीम क्लोज होती है 30 डेज़ के अंदर आपको सारी डिटेल देनी है RBI को, ठीक है। और जब तक यहाँ पे और क्वार्टरली रिटर्न्स भी आपको फाइल करने हैं RBI को। मतलब जैसे आपका क्वार्टर कैलेंडर यहाँ पे कंप्लीट होता है, कैलेंडर क्वार्टर जैसे बोला जाता है, उसके 15 दिन के अंदर आपको करना है। और ये कब तक करना है, जब तक आपका पैसा इंडिया में नहीं आए या फिर फॉरेन में यूटिलाइज ना हो जाए, तो आपको इस तरह से इसको करना है। 2-वे फंजिबिलिटी स्कीम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब सिंपल है, स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ लिख के आते हैं पर एकदम सिंपल वर्ड में इसको याद रखो। तो ये क्या होता है कि ये एक तरीके ऐसी स्कीम है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है
उन्होंने ADR और GDR के लिए स्कीम बनाई है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है इंडिया का, वो क्या करता है, वो रजिस्टर्ड होता है सबसे पहले तो, वो इंडियन शेयर्स परचेस करता है, मतलब इंडियन शेयर्स इन द सेंस इंडियन कंपनी से उसके शेयर्स परचेस करता है फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। और उसको उसको परचेस करने के बाद ही कन्वर्टेड इनटू ADR एंड GDR, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन। मतलब जैसे ओवर जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बताते हैं, उस हिसाब से वो कन्वर्जन करता है, ठीक है। और वो कन्वर्जन करने के बाद वो शेयर्स को कहाँ देता है, फॉरेनर इन्वेस्टर्स को देता है। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि इंडियन मार्केट से उसने शेयर्स को उठाया और फिर कन्वर्ट किया किसके हिसाब से, ओवरसीज इन्वेस्टर्स के हिसाब से, ठीक है। रीइशुएंस ऑफ ADR GDR वुड बी permitted to extent of ADR GDR which have been redeemed into underlying shares and sold in the Indian market। जो मैं आपको यही कह रही हूँ कि ADR और GDR जब भी रीइशू होते हैं तो ये एक देखना पड़ता है इसकी लिमिट में है या नहीं है, ठीक है। लिमिट में होने के बाद ही यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऐसे शेयर्स को इशू कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आपके ADR और GDR आपके लिमिट में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होके यू कैन सोल्ड इन इंडियन मार्केट ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ GDR। दिस इज़ नॉट ऐसा कुछ इतना नहीं है, मैं इसको बहुत फास्ट में करूँगी। जैसे इसकी स्कीम के फीचर्स थे कि आपको कोई भी तरह की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उससे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेक्रेटरल जो कैप है FDI पॉलिसी की, वो यहाँ पे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर होती है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी FIBP से। उसके बाद में आप सेबी से कई तरह से निकाले नहीं जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके जो प्राइसिंग नॉर्म्स है वो आपको कंप्लाई करना है। अनलिस्टेड कंपनीज़ है अगर जो फ्लोटिंग GDR, तो यहाँ पे वो देखना आपको पड़ेगा कि वेदर द कंपनी इज़ लिस्टेड इन इंडियन एक्सचेंज और नॉट, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड द प्रोसीड्स फॉर इशू कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग। अच्छा, इससे पैसा जो आएगा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, और इसकी जो एक्सपेंसेस होंगे वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ जितनी भी रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस होंगे RBI के, वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था फॉर GDR, ठीक है, स्कीम के बेसिस पे। अब RBI ने क्या सर्कुलर निकाला था रिगार्डिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर इशू ऑफ ADR GDR। तो देखो, जो अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया की अनलिस्टेड कंपनी है, उनको फॉरेन में जाके फंड रेज करना अलाउड था, ठीक है, बिना रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग, बिना लिस्टिंग किए वो क्या कर सकती है, फॉरेन से पैसा रेज कर सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो कंपनी अनलिस्टेड है वो भी अब क्या कर सकती है, पैसा फॉरेन में रेस कर सकती है। बस यहाँ पे उनकी शर्त है कि भाई कम से कम उसका जो यहाँ पे सब्सिक्वेंट लिस्टिंग इनिशियल फॉर द पीरियड ऑफ 2 years सब्जेक्ट टू द फुलफिल ऑफ सर्टन कंडीशन। कुछ कंडीशंस है, उस हिसाब से वो फॉलो उनको करना पड़ेगा, और उसके बाद वो आफ्टर द 2 years वो कर सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है, तो कैपिटल रेज अब्रॉड कैन बी यूज फॉर द रिटायरिंग ओवरसीज डेब्ट्स और द फॉर बोनाफाइड ऑपरेशन अब्रॉड। इफ नॉट यूज फॉर दिस पर्पज देन मनी शुड बी रिपार्टेड टू इंडिया within 15 days and parked with the AD1 कैटेगरी बैंक, ठीक है। इस तरीके से, मतलब अगर फॉरेन में अगर आपने पैसा रेज किया होगा तो ये यूज़ क्या किस लिए किया जाएगा, आपके ओवरसीज डेब्ट जो पुराने हैं उसको आपको रिटायर करने के लिए, मतलब रिडीम करने के लिए। एंड देन सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर बोनाफाइड ऑपरेशन मतलब अब्रॉड में जो आपके काम काज चल रहा है उसके लिए भी आप कर सकते हैं यूज़। इन केसेस दोनों में यूज़ नहीं होते तो आपको वो पैसा सारा का सारा इंडिया में लाना है विदिन 15 days, एंड फिर A1 कैटेगरी की बैंक है उसके साथ आपको डिपॉजिट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद में प्राइसिंग एंड अदर कंप्लायंस की बात करूँ तो इसमें आपको स्कीम में जो दिया उस हिसाब से आपको चलना है। जैसे ये पहले ही बता चुकी हूँ कि 30 days में आपको सारा डिस्क्लोजर देना है, कहाँ पैसा खर्च हुआ वगैरह, फुल डिटेल ऑफ सच इशू, एंड क्वार्टरली रिटर्न आपको फाइल करना है विद इन 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द कैलेंडर क्वार्टर। तो दैट इज़ रिपीटेड थिंग्स है, तो वो आप कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ इशू ऑफ GDR रूल 2014 कंपनी लॉ के हिसाब से क्या है, तो वो आप लोग देख लेते हैं। आप लोग क्या है, जैसे आपको देखना पड़ेगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी में इशू डिपॉजिट रिसीव, मतलब पहले तो आपको देखो वो एलिजिबल है नहीं है तो आपको स्कीम में आपको जाना पड़ेगा और फेमा की प्रोविजन आपको देखनी पड़ेगी। सेकंड, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया है, मतलब ER पास हुआ है कि नहीं हुआ है, देयर आफ्टर SR पास हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी आपको चेक करना है। थर्ड, आपको देखना है कि जो डिपॉजिटरी रिसीप्ट
जो है, जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ने इशू की थी, ठीक है, वो यहाँ पे कस्टडी में है कि नहीं। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे अपने को देखो मैंने आपको बताया था कि एक अपनी इशूइंग कंपनी होती है इंडियन कंपनी, दूसरी होती है हमारी डिपॉजिट डोमेस्टिक बैंक, एंड थर्ड होती है हमारी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो शेयर्स है वो डोमेस्टिक बैंक के कस्टडी में है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान देखना पड़ेगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग, मतलब यहाँ पे जो डिपॉजिटरी आप जो इशू करोगे, डिपॉजिटरी रिसिप्ट जब इशू करोगे तो कैसे कैसे करोगे, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट स्टेटमेंट और अदर कोई भी मैनर जो अब्रॉड में ज़्यादा रनिंग में है, ठीक है। उसके बाद में जो अंडरलाइंग शेयर्स होंगे दे कैन बी अलॉटेड इन द नेम ऑफ ओवरसीज डिपॉजिटरी, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि विच इज इशूड बाय द ओवरसीज डिपॉजिटरी ऑफ कोर्स। एंड जो इसका होल्डर होगा, दैट होल्डर बिकम्स अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ही इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन द कन्वर्जन ऑफ, मैंने आपको कहा था कन्वर्जन के लिए उसको पूछा जाएगा, अगर वो कन्वर्ट करता है तो उतने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट में बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे ही कैन, मतलब वो कैपिटल मार्केट में ऐसे होना चाहिए, उसको कैपिटल मार्केट से निकालना नहीं चाहिए, उसकी जो प्राइसिंग होगी ये कुछ यहाँ पे लिमिट दी है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे एवरेज मार्केट क्लोजिंग प्राइस ऑफ 6 मंथ्स प्रिसीडिंग द रिलेवेंट डेट, और या फिर एवरेज मार्केट क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग द 2 preceding वीक्स प्रिसीडिंग द रिलेवेंट डेट। तो इन दोनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इशू एक्सपेंसेस जो है, इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 4%, एंड इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी 7% एंड अनलिस्टेड कंपनी 4% ऑफ इशू, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लिस्टिंग एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट्स अगर बात करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सारी फाइलिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को करनी पड़ेगी। और अगर टेक ओवर कोड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कितने जीडीआर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स है, क्या एक्सचेंजेस उन्होंने किया है, किस हिसाब से उसका एक्सचेंज हुआ है फॉर द वोटिंग राइट्स। तो ये आपको देखना है, विच इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। एंड अगर मैं बात करूँ आउटसाइड इंडिया में क्या है जीडीआर की स्कीम को लेके, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो नॉन यूएस कंपनी होगी दे विल एबल टू सेल देयर डिपॉजिट रिसीव्ड इन द यूएस, ठीक है। अब या तो वो रिपोर्टिंग कंपनी बन के करेगी या फिर वो उस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से दूर होगी। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे लेवल 1 जो आपको है, क्योंकि वो एग्जामिशन उसको दिया गया है ना, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको रिपोर्टिंग कंपनी बनना है या फिर नॉन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लेवल 1 में जाते हो तो आपको बिल्कुल रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको फॉर्म F6 फाइल करना पड़ेगा, विच इज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिटरी शेयर्स, ताकि आपके पास एक एविडेंस हो कि आपके पास क्या है, डीआर है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी विल प्रिपेयर एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिपॉजिटरी बैंक ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। एंड डिपॉजिटरी एग्रीमेंट इज ऑल्सो फाइल एज एग्जिबिट। इसका जो एग्रीमेंट बनेगा वो भी एज ए एग्जिबिट, मतलब एज अटैचमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट बनेगा। उसके बाद में अगर CK की बात करूँ तो ये CK यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को फाइल किया जाता है। ये जो फॉरेन यहाँ पे प्राइवेट इशूअर्स जो होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है उसमें प्रोवाइड करता है, जो कि पब्लिकली फिर सामने आती है, ठीक है। वो उस कंट्री के पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये आपको फाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्म 20F इज कंप्लाई विद द US GAAP, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसके 2 पार्ट गए, फर्स्ट पार्ट में आपको सारी डिटेल देनी है, बिजनेस क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स, आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग कोई है क्या, टैक्सेशन वगैरह वगैरह। पार्ट 2 में आपको सिक्योरिटीज़ के बारे में बताना है, नेम ऑफ डिपॉजिटरी बैंक वगैरह, इसके बारे में आपको डिटेल देनी। थर्ड में आपको कोई अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया होगा आपकी सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड, वो आपको बताना है। और फोर्थ में आपको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने सबमिट की है या नहीं की है, ठीक है। क्या क्या आपने सबमिट किया वो सारा अटैचमेंट आपको देना पड़ेगा। F1 की अगर मैं बात करूँ तो F1 में आपको ये बताना है कि आपने जो इंडियन कंपनीज थी, इंडियन कंपनी प्लानिंग पब्लिक ऑफरिंग इन US, ठीक है, एंड दे इफ़ दे वांट टू गेट रजिस्टर्ड और इफ़ दे वांट देयर सिक्योरिटीज़ ऑन US एक्सचेंज टू रजिस्टर्ड सिक्योरिटी इन F1, तो ऐसी केस में ये वाला फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो सिंपल ये कहता है कि यहाँ पे आपको इंडियन कंपनी को यहाँ पे जब भी सिक्योरिटी को इशू करना है US को,
या लिस्टेड करना है तो ऐसे केस में F1 इसको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कंप्लायंस विद EU के साथ क्या कंप्लायंस होंगे आपको, तो प्रोस्पेक्ट डायरेक्टिव्स, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डायरेक्टिव्स एंड मार्केट अब्यूज डायरेक्टिव, ये 3 डायरेक्टिव्स आपको देखना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में आपको सिंगल प्रोस्पेक्टस आपको देना पड़ेगा जिसमें सारा कुछ डिटेल उसमें दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पीरियोडिक सेकेंड आ गया ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डायरेक्टिव्स, यहाँ पे आपको पीरियोडिकल डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा, मंथली हाफली एनुअली हाफली रिपोर्ट वगैरह वगैरह। एंड मार्केट अब्यूज में आपका क्या हो गया है, ये डायरेक्टिव आपका इनसाइडर ट्रेडिंग को टैकल कर लेगा। उसके बाद में मार्केट मैनिपुलेशन क्या क्या हो रहा है ये सब बता देगा और एक तरह का ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देगा मार्केट की। तो ये तरह यहाँ पे 3 तरह के डायरेक्टिव्स EU में आपको देखने पड़ेंगे। अब कुछ अप्रूवल आपको लगेगी डिपॉजिट रिसीव में, जैसे बोर्ड की अप्रूवल लगेगी आपको, शेयर होल्डर की लगेगी, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की लगती है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, RBI। उसके बाद में प्रिंसिपल कंसेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रिंसिपल कंसेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब कुछ इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो आपको अपॉइंट करना ज़रूरी होता है, जैसे फर्स्ट है लीड मैनेजर जो आपका पूरा इशू और मार्केटिंग को स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, बनाता है किस तरह से इशू होने चाहिए, ठीक है। एंड ही विल चार्ज अ फीस ऑफ कोर्स। एंड को मैनेजर जो होता है ये कोऑर्डिनेट करता है लीड मैनेजर के इसमें। ओवरसीज़ बैंक जो होती है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होती है। डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक क्या होती है वो पहले बता चुकी हूँ आपको। लिस्टिंग एजेंट इसमें होता है, लीगल एडवाइजर्स इसमें होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं एंड ऑडिटर होता है, अंडरराइटर होता है, ठीक है। तो ये कुछ पार्टी इन्वॉल्व होती है इन सब में। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो एक सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट होता है जो यहाँ पे आपके लीड मर्चेंट अदर इनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। डिपॉजिटरी एग्रीमेंट होता है जो कि यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी और डिपॉजिटरी के बीच में होती है वो सारा उसमें कुछ होता है। उसके बाद कस्टोडियन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बैंक होती है कस्टोडियन बैंक उसके साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है। एजेंसी एग्रीमेंट ये भी एक अलग अलग सारे जो कन्वर्जन एजेंट्स होते हैं उनके साथ किया जाता है। और ट्रस्ट डीड जो अगर मैं FCCB की बात करूँ तो ट्रस्ट डीड जो ट्रस्टी होल्डर्स होते हैं FCCB के उनके साथ ही किया जाता है, जिसमें ये गारंटी दी जाती है कि भाई पेमेंट और इंटरेस्ट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और कंप्लायंस भी पूरे अच्छे से होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की। उसकी क्या चेकलिस्ट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट यहाँ पे आएगा FCB इज इशूड विल हैव टू कन्फर्म द फॉरेन FDI पॉलिसीज़ को। सबसे पहले तो उनको चेक करना है कि FDI पॉलिसी के हिसाब से उन्हें क्या करना पड़ेगा, FCB को इशू करना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे सब्जेक्ट टू इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे है $500 मिलियन इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मतलब इतना तक ही वो इशू कर सकते हैं FCCB को, ओके। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पब्लिक इशू की, तो पब्लिक इशू यहाँ पे लीड मैनेजर के थ्रू ही यहाँ पे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में इशू किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो नॉट लेस देन 5 years। और FCCB जो प्रोसीड्स होते हैं वी शैल नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस विच इज़ प्रोहिबिटेड। जैसे आपको पता है प्रोहिबिटेड जो चीज़ें हैं उसमें आप नहीं कर सकते हो इसके जो फंड्स होंगे उसको। उसके बाद में बैंक जो भी होती है, बैंक या फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, दे विल नॉट प्रोवाइड यू गारंटी फॉर दिस FCCB इशू। एंड इशू अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करूँ, इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस की, तो 4% ऑफ इशू साइज इन केस ऑफ लिस्टेड। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मतलब पब्लिक इशू की बात करूँ तो 4% एंड प्राइवेट इशू की मैं बात करूँ तो 2% ऑफ इशू, ठीक है। ये जो ये इशू करेगी एंटिटी उसको 30 डेज़ के अंदर अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो RBI को देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में ये FCB जो होते हैं, FCCB जो होते हैं यहाँ पे दे शुड नॉट बी यूज एज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, दे आर जस्ट यूज फॉर द ECB, ठीक है। ECB के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की, तो दे आर नॉट अलाउड टू एसेस द FCCB। ये अलाउड नहीं है कि ये FCCB में अंदर जाके इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप ये FCCB को इशू करते हो तो यहाँ पर वारंट के साथ इसे इशू नहीं कर सकते, मतलब कन्वर्टिबल वाला जो सीन है इसमें होता ही नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। FCCB आर अलाउड फॉर द कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और स्पेशली ये किस सेक्टर में होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में होते हैं, ठीक है। और इसके जो फंड्स होते हैं दे कैन बी पार्क्ड अब्रॉड अनलेस एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब फॉरेन में भी आप भेज सकते हो लेकिन एक्चुअली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, ओके। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो यू कांट, बट अगर है तो यू कैन, ओके।
अब मैं बात करती हूँ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये हमारे कंपनीज एक्ट में दी गई है। ज़्यादा इसकी डेफिनेशन वगैरह पे मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। बस इसके लिए मुझे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको फटाक से बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कंपनी का, इश्योर कंपनी का, वो होना चाहिए कि जब तक इनका प्रीपेड कैपिटल या फिर जो फ्री रिजर्व्स है वो 50 मिलियन, या फिर यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मतलब इतना एटलीस्ट आपका होना चाहिए। और मिनिमम एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी, तो वो आपका होना चाहिए एटलीस्ट 100 मिलियन। तो याद कैसे रखो कि प्री इशू पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 50 मिलियन एटलीस्ट, ठीक है। और प्लस है इसके साथ ही साथ इसका जो मिनिमम एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एटलीस्ट $100 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। ये कंटिन्यूसली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद में इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 5 साल में से 3 साल प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और जो भी सेबी ने क्राइटेरिया दिया होगा वो सारे क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए। अब प्रोसीजर की बात करूँ तो यू हैव टू ऑब्टेन द अप्रूवल्स, ठीक है। अपने आपको सारे अप्रूवल्स को ऑब्टेन करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जैसे ही आपका इशू ओपन होता है उसके 90 डेज पहले आपको यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द सेबी बाय एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जो होगी वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी सेबी को विद एप्लीकेशन। एंड सेबी में कॉल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब सेबी आपको 30 डेज़ बाद भी बुला सकती है और आपको फिर 30 डेज़ दिए जाएंगे। फिर आपको 30 डेज़ में क्या किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फाइनल प्रोस्पेक्टस होगा वो आपको सेबी और आरओसी दोनों को ही फाइल करना है। और अगर आपका एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज है तो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी और इश्योर कंपनी को ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। डिपॉजिटरी जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है बैंक, वो भी इसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 3 लोगों को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे आईडीआर का होल्डर होता है उसे कोई बंदा एक नॉमिनेट करना पड़ेगा एंड बाय फाइलिंग FC5, ठीक है। नॉमिनेशन के लिए अगर आपको पूछा जाता है, कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं कि FC5 कौन सा फॉर्म का है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि आईडीआर नॉमिनेशन के लिए ये FC5 का फॉर्म होता है, ठीक है। नंबर ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स जो होंगे आपके फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर वो आईडीआर के थ्रू होते हैं तो वो 25% ऑफ पोस्ट इशू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इफ़ देर इज़ एनी लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर आईडीआर, तो सीबी रेगुलेशन के हिसाब से एक तो ये इट शुड बी लिस्टेड इन होम कंट्री, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और कोई भी तरह से यहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी बॉडी उन्हें प्रोहिबिट नहीं करनी चाहिए टू इशू एनी सिक्योरिटीज़। कंडीशन की बात करूँ तो इशू साइज़ कम से कम यहाँ पे 50 करोड़ होनी चाहिए। मिनिमम एप्लीकेशन 20,000 होनी चाहिए और एटलीस्ट 50% जो आइडियाज़ है दे शुड बी अलॉटेड टू QIBs एंड रिमेनिंग should be allotted to non-institutional investors, and the retail investors. And at any point there is only one denomination of issuing company. ये वाला जो मैं आपको भी बोल रही हूँ ना, ये 4 to 5 points जो भी है, 4 points जो मैंने आपको बोले हैं, ठीक है। और ये ऊपर की भी जो 3.7 पॉइंट्स टोटल हमने जो पढ़े हैं, ये एज अ केस स्टडी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। वो आपको एक दे देंगे और वो एक अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने स्टार मार्क किए वो तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं, एग्ज़ाम में एज ए केस स्टडी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अदर कंडीशंस की बात करूँ तो जो मर्चेंट बैंकर होता है उसको सारी रिपोर्ट्स बोर्ड को देनी पड़ती है। मतलब जैसे ही इनिशियल पोस्ट इशू होता है तो विद इन 3 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू उसे रिपोर्ट देनी है और पोस्ट इशू एक फाइनल रिपोर्ट उसको बना के देनी है विद इन 15 days ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द बेसिस ऑफ अलॉट। जैसे अलॉटमेंट होता है 15 दिन के अंदर, या फिर जैसे रिफंड होता है इन केस अगर इशू फेल होता है तो उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो 2 तरह की रिपोर्ट उसे देनी पड़ेगी, एक तो इनिशियल पोस्ट इशू रिपोर्ट एंड फाइनल पोस्ट इशू रिपोर्ट, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ राइट इशू ऑफ आईडीआर। इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए गए हैं। द फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा था, नो इशूअर शैल ब्रीच द राइट्स ऑफ आईडीआर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी तरह का जो इशूअर होता है जो राइट इशू लेके आता है, इफ़ द
तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, वो कोई भी तरह के ऑब्लिगेशन उसको ब्रीच नहीं करना है उसमें। एंड सेकंड, कोई भी ऐसी मटेरियल ऑब्लिगेशन जो डिपॉजिटरी एग्रीमेंट में दी है वो उसे बिल्कुल भी तरीके से उसे ब्रीच नहीं करना है। तो दो आपको यहाँ पे काम करने पड़ेंगे। यहाँ पहला काम ये है कि आईडीआर के हिसाब से आपको सारे ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करना है, ब्रीच नहीं करना है, और डिपॉजिटरी एग्रीमेंट के हिसाब से भी आपको सारी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करनी है। ठीक है, तो दो ऑब्लिगेशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, इसमें कोई ब्रीच नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप एप्लीकेशन देते हो स्टॉक एक्सचेंज को टू लिस्ट द आइडियाज़ इशू एंड यू हैव टू चूजन एज अ डेजिग्नेटेड स्टॉक, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि कम से कम आपको एक स्टॉक एक्सचेंज तो चूज़ करना पड़ेगा टू लिस्ट आइडियाज़। ठीक है, रिकॉर्ड डेट की बात करूँ तो रिकॉर्ड डेट में यहाँ पे यही बोला है कि जो लिस्टेड इशूज़ होते हैं दे मेकिंग दोज हु आर मेकिंग द राइट इशूज़, ठीक है, दे विल अनाउंस द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ द डिटरमाइनिंग द शेयर होल्डर एलिजिबिलिटी। ठीक है, एंड अगर अदर कंडीशंस की बात करूँ तो सम ऑफर डॉक्यूमेंट इसके जो होते हैं दे शैल कंटेन द डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड, एंड इशूअर कंपनीज जो होते हैं दे विल लीड थ्रू द, ये सारा काम वो किससे करवा लेंगे, द लीड मर्चेंट बैंकर, एंड फिर वो बैंकर जो होगा मर्चेंट बैंकर ही विल फाइल द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, एंड सेबी को अगर कुछ चेंज लगता है तो फिर वो इन्फॉर्म करेगा इशूअर एंड मर्चेंट बैंकर, फिर वापस रिवाइज उसको बना के देंगे। ठीक है, तो जो इशूअर का काम होता है द इशूअर शुड इंश्योर दैट द जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो सारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो इशूअर होता है ही विल सेंड द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, किस किस को देगा, वो आइडियाज़ के सारे जो भी आइडियाज़ होल्डर होंगे उन सारों को वो एनुअल रिपोर्ट देगा विद इन द 4 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंप्लायंस ऑफिसर्स होगा वो कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी, तो उसको सारे अथॉरिटीज़ के साथ मिलके चलना है। तो दैट्स इट फॉर चैप्टर 5 डिपॉजिटेड रिसिप्ट ड्यू डिलिजेंस। आई होप आपको समझा होगा, एंड समझा है तो डू कमेंट कि आपको अच्छे से समझा है ये चैप्टर। कोशिश कीजिए कम टाइम में आपको पूरा कवर करा सकूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।